उत्तराखंड की राजनीति अक्सर गांवों, पहाड़ी क्षेत्रों और शहरों की भौगोलिक कठिनाइयों और विकास से संबंधित होती है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, पलायन की समस्या का समाधान, जल और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं। उत्तराखंड में वर्तमान में 5 लोकसभा क्षेत्र हैं और प्रत्येक क्षेत्र का एक सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। ये लोकसभा क्षेत्र हैं हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, गढ़वाल, अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड के ये सांसद राज्य और देश के विकास के लिए संसद में उत्तराखंड के मुद्दों को उठाते हैं। यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि हमारे जो सांसद लोकसभा में अपनी बात को कैसे रखते हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र। यह क्षेत्र गढ़वाल मंडल के पर्वतीय इलाकों को कवर करता है। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और टिहरी जैसे क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए सुनते हैं यहाँ से तेज तर्रार सांसद अनिल बलूनी जी को। महोदय, पिछले 10 वर्षों के दौरान आपदा प्रबंधन देश के अंदर कितना बदला है, ये उत्तराखंड के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत अमूलचूल परिवर्तन आया है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। महोदय, जब बरसात का मौसम आता है तो पूरा देश और पूरा विश्व टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स में उत्तराखंड के अंदर जो बाढ़ है उसका जो भयंकर रूप है मंत्री जी को वो देखते हैं। मंत्री जी को कई किलोमीटर की सड़कें महोदय लैंडस्लाइड में चले जाती है। बादल फटने की घटना बहुत आम होती है हम लोगों के यहाँ। तो बरसात का मौसम हम लोगों के लिए परेशानियाँ लेके आता है। महोदय, बरसात के मौसम के घाव अभी समाप्त भी नहीं हुए होते तो शीत ऋतु आ जाती है। हमारे यहाँ अत्यधिक बर्फबारी होती है और महोदय बर्फबारी में सैकड़ों गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट जाता है। और जब बर्फबारी होती है तो पानी की लाइन होती है वो जम जाती है और वो बाद में फट जाती है। उसके कारण जल की आपूर्ति बंद हो जाती है, विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाती है और बहुत बड़ा भूभाग आपदाग्रस्त हो जाता है। महोदय, गर्मियों के जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो हमारे यहाँ चीड़ का जंगल होता है। चीड़ के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही ज्वलनशील होते हैं और कई किलोमीटर लंबा जंगल जो है वो जल के राख हो जाता है। महोदय, इन सभी आपदाओं में जान माल का नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, जैव विविधता को नुकसान होता है। जब जंगल में आग लगती है तो लोगों के घर और गांव तो जलते हैं, साथ में वन्य जीवों का भी बहुत भारी नुकसान होता है। और ऐसे में आपदा के समय में हम लोग लगातार आपदा के डर से डरते रहे और पिछले 10 सालों को अगर छोड़ दें, उससे पहले हम भगवान के सहारे रहते थे। कोई पहाड़ में मदद करने वाला नहीं आता था। और हमारे यहाँ गढ़वाल में महोदय एक कहावत है कि लगौंदू मांगल तो औंधी रुए और नी लगांदू मांगल तो अशुगन हुए। अर्थात जब मंगल गीत गाता हूँ तो रोना आता है और अगर मंगल गीत नहीं गाता हूँ तो अशुभ होता है। लेकिन उत्तराखंड तीनों मौसम में पूरी तरीके से आपदाग्रस्त रहता है। महोदय, हम पिछले जो 10 वर्षों के अंदर हम लोगों ने परिवर्तन देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद। और मैं यूँ भी कहूँ कि 2013 की वो आपदा, जब केदारनाथ जी में आपदा आई, उत्तराखंड का कोई आदमी नहीं भूल सकता है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र सरकार यूपीए की सरकार थी, कोई भी केंद्र सरकार का आदमी नहीं पहुंचा और नरेंद्र मोदी जी गुजरात से, अहमदाबाद से चल के देहरादून पहुंचे और उत्तराखंड में जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें भाग लिया। कैसे उत्तराखंड के लोग भूल सकते हैं वो दिन। और मोदी जी का जो आपदा प्रबंधन को लेकर जो उनका दृष्टिकोण है, मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूं मान्यवर कि जब वो वापस चले गए और उन्होंने गुजरात से एक 3-3.5 फीट की एक किट भेजी थी, उस किट में एक चीज़ आपदा प्रबंधन के हिसाब से दी गई। चावल, चीनी, नमक, कटोरी,
एक एक चीज़ उत्तराखंड में दी गई और उस किट को मोदी किट कहा जाता था और लोग उस किट को आज भी याद करते हैं। मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक जगह भी पढ़ा कि किस प्रकार से मोदी जी का नज़रिया है आपदा प्रबंधन को लेकर। जब कुछ समय पहले जब वो राजनीति में भी नहीं आए थे तो राजकोट के पास मोरबी में एक डैम था, मच्छू डैम, वो टूट गया। अभी तो मैं 5 मिनट मुझे दीजिए प्लीज़। मेरा ही सबसे बड़ा इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा आपदा आती है, इसलिए कृपया मुझे 5 मिनट और दिए जाए। जब मच्छू डैम टूटा था तो उस वक्त मोदी जी राजनीति में भी नहीं थे, लेकिन सारे स्वयंसेवकों को लेकर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और अगर जो उनकी आपदा प्रबंधन को लेकर जो उनकी सोच है, जो उनकी समझ है, वो देखने अगर किसी को हो तो भूकंप, जब भुज का भूकंप था उसके बाद का पुनर्निर्माण जरूर देखना चाहिए। हम लोग उत्तराखंड के लोग लगातार आपदा प्रबंधन के बारे में जब बात करते हैं तो हम देखते हैं पिछले 10 सालों के अंदर उत्तराखंड के अंदर दो NDRF की बटालियन माननीय मोदी जी ने उत्तराखंड को दी है। लगातार उत्तराखंड में जब भी अब आपदा आती है हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार, केंद्र सरकार किस प्रकार से और राज्य सरकार की मदद करती है, वो वाकई ही हम लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। माननीय सदस्य प्लीज कंप्लीट करिए प्लीज। मैं बस थोड़ा सा इस बिल के बारे में जरूर कहना चाहता हूं कि इस बिल में सभी पहलुओं को देखा गया है, सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। विभिन्न संगठनों के मध्य में समन्वय को किस तरह प्रभावशाली बनाया जा सकता है उस पर विचार किया गया है। इसमें राज्यों को और केंद्र की और स्थानीय प्रशासन की जो समन्वय है उसको लेकर काफ़ी विचार किया गया है। NDMA और SDMA को और मजबूत कैसे किया जा सकता है उस पर विचार किया गया है। पर्यावरणीय संतुलन और जो जलवायु परिवर्तन है उसके बारे में भी सोचा गया है। और बहुत ही महोदय ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोविड जैसी महामारी अगर फिर से कभी ऐसा दुर्भाग्य से ऐसी समस्या आती है तो उसके लिए कैसा निपटा जाए, इस बिल में उसका भी प्रावधान है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र में नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले शामिल हैं। या पहाड़ी और तराई दोनों तरह के इलाके इसमें आते हैं। चलिए सुनते हैं नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट जी। मैं अपने क्षेत्र की 2-3 मांगें आपके सामने रखना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूं कि अति शीघ्र ये पूरी हो जाएंगी। पंतनगर, माननीय गोविंद बल्लभ पंत जी, आपने नाम सुना कि पहली सरकार में गृह मंत्री के रूप में रहे, उनके नाम पर बसा है। वहीं पर एयरपोर्ट मेरी नैनीताल उधम सिंह नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बन रहा, एक छोटा सा है जिसमें एक जहाज, कभी कभी 2 जहाज जाते हैं, परंतु वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए पूरी योग्यताएं रखता है। और उसके लिए उत्तराखंड की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार ने पूरी तरह से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पूरी जमीन भी दे दी है और केंद्र के अधिकारियों का वहां पर दौरा भी हो चुका है। सारी चीजें पूरी बन गई हैं। जो जमीन की कमी थी वो अब पूर्ति भी हो गई है। उसमें माननीय मंत्री जी से मैंने वार्ता भी की है और पुनः आज इस सदन के माध्यम से भी कह रहा हूं, जितनी जल्दी बन जाए मान्यवर उतनी जल्दी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में इस एयरपोर्ट के चलने से बूम आ जाएगी। नैनीताल है और बगल में नीम करौली महाराज का आश्रम है, नौकुचिया ताल है, नल नील ताल है, दमयंती ताल है, 7 ताल है, भीम ताल है और रानीखेत, अल्मोड़ा, चितई, गोलूदेव, जागेश्वर धाम, पिथौरागढ़, चंपावत के पर्यटक स्थल, मायावती आश्रम, बाणासुर का किला आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर, यहां जाने वालों का तांता लगा रहता है मान्यवर। इसलिए इस एयरपोर्ट का अतिशीघ्र बनना बहुत ही आवश्यक है मान्यवर। और यहीं से जब हम जाते हैं, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी हम लोगों ने पढ़ी होगी, योगी कथामृत, पांडखोली नामक जगह पर अल्मोड़े जिले में वो केव है जहां महावतार बाबा जी ने लाहड़ी महाशय को योग की दीक्षा दी और दुनिया में फैल गई। इसलिए दुनिया से और देश से वहां आने वालों का तांता लगा रहता है। और दिल्ली में अगर जहाज को खड़ा करने का मौका नहीं मिला तो 35 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। और वहां पर हम हमेशा वहां पर एक रोकने का अड्डा भी अपना बना सकते हैं।
कार्गो भी वहां पर चल सकता है, हर चीज की सुविधा है मान्यवर। इसी तरह से देहरादून में जहां हमने पहला जहाज चालू किया था, माननीय खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, लगता था चलेगा ही नहीं, और मान्यवर आज देखिए वहां से 1.5 दर्जन फ्लाइट देश भर में हमारी जा रही हैं। हम पहले जहाज को जब चलाते थे आधी कीमत पैसेंजर की हम देते थे, आधा पैसेंजर देता था। आज तो अब उड़ान योजना में आरसीएस जो योजना है उसके अंतर्गत करीब करीब 3 से 350 करोड़ रुपए आज हम एविएशन कंपनी को देते हैं जो जहाज चलाते हैं। अगर 70 सीट का जहाज चल रहा है, आज 45 मिले या 50 मिले तो रेस्ट का हम जो है उसकी कीमत हम अदा करते हैं। जो कह रहे हैं कि हवाई चप्पल से चलने की बात कही थी, कहां है? जो पूछते हैं उनसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, कृपया पूरी तरह से देखें, अपनी नॉलेज अपडेट करें तो आपको पता लगेगा कितना 100 करोड़ रुपए अभी तक हमने दे दिया है। मान्यवर, उत्तराखंड राज्य जो है ये बिल्कुल चाइना बॉर्डर से, नेपाल बॉर्डर से बना हुआ है। 62 के बाद 3 जिले बने मान्यवर। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, और तीनों जगहों पर मान्यवर, उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ में, चमोली में गौचर में, पिथौरागढ़ में नैनीसैनी हवाई अड्डे हमारे बने हैं, परंतु वो चालू नहीं हो पा रहे हैं। इनका सामरिक महत्व भी है मान्यवर, उस महत्व को समझने की आवश्यकता है, मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चालू होंगे तो वक्त ये काम आने वाले हैं। आपदा में तो आज भी हमारे हेलीकॉप्टर जाते हैं और कई रेस्क्यू होते हैं, वो काम आते हैं, लेकिन भविष्य के लिए ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इनको भी प्रारंभ करना बहुत जरूरी है मान्यवर। 4 धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, पंचप्रयाग, पंचबदरी, केदार, ये इतिहास का मौका जानने का भी मौका आज पूरी दुनिया को और देश को लगेगा। भगवान शिव ने जहां पर माता पार्वती जी से शादी करी, वो त्रिजुगी नारायण में अग्नि आज भी जल रही है। देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग वहां आके अपने बच्चों की शादी करते हैं। ये भी एक पर्यटक स्थल है। ठीक तरीके से संचालन नहीं होने से जो ऊपरी स्टेज पर हमारे एयरपोर्ट हैं वहां नहीं चलने से कई लोग आने से रुक जाते हैं, इसलिए इनको भी देखना बहुत जरूरी है मान्यवर। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उत्तराखंड राज्य में जहां जहां पर भी हमारे एयरपोर्ट हैं उनको तत्काल प्रभाव से सुधारीकरण करके उनका चालन प्रारंभ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अल्प समय बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र, यह क्षेत्र टिहरी और आसपास के पर्वतीय जिलों को कवर करता है। चलिए सुनते हैं यहाँ की सांसद माला राज लक्ष्मी शाह जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे 4 धाम रेलवे को शुरू करवाने में शुरू किए हैं। हमारे पूर्व रेलवे मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने इसका आरंभ किया था और ये शुरू हो गए हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ। जो मेरे संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में है, जो एक टूरिज्म का हब भी है, मेरे यहाँ देहरादून से मसूरी में जो एक टॉय ट्रेन हो सके तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि जो पर्यटन का रास्ता है वहाँ इतना ट्रैफिक हो गया कि चलने में लोगों को घंटों रुकना पड़ता है। तो अगर एक टॉय ट्रेन जैसा दार्जिलिंग और हिमाचल और जगह में है, हमारे उत्तराखंड में मसूरी, देहरादून से मसूरी के लिए हो तो बढ़िया होगा। आदरणीय मंत्री जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो ट्रेनें दिल्ली से देहरादून तक जाते हैं उसका समय काफ़ी लंबा होता है। अगर हम कोई ट्रेन देहरादून बिहारीगढ़ छुटपुर से ले जाए तो करीब 80 से 90 किलोमीटर कम हो जाएगा और इससे 2 घंटा का समय हमें कम होगा और चलने में सुविधा भी है, टाइम भी सेव होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने पहला भी ये मसूरी का जो टॉय ट्रेन के लिए
लास्ट टाइम भी मैंने प्रपोज किया था, जो सुरेश प्रभु जी को मैंने बोले थी। मैं सुरेश प्रभु जी जो पूर्व रेलवे मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने ये 4 धाम की रेल का शुरुआत करे थे। मैं एक छोटी सी मांग जरूर रखूंगी कि जो रेलवे में बोगीज बनेंगे हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, और जिसका पैर में प्रॉब्लम हो, उनके लिए चलने और उतरने में जैसा बसेस में होता है, ऐसा कोई कोच में लगा जाए तो पूरे लोगों के लिए ये मुझे लगता है कि ज़रूरी है। अगर आप, मुझे लगता है कि आप ज़रूर हमारा सहयोग करेंगे और ये करेंगे। और हमारे जो देहरादून में रेल्स आते हैं, हमारे कैपिटल होने पर भी सिर्फ 3 ही हमारे प्लेटफॉर्म्स है। इसके लिए रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो देहरादून से ट्रेनें बढ़ाने का बहुत ज़रूरी है, चाहे बॉम्बे हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, जम्मू हो, ट्रेनें का बढ़ने का ज़रूरी बहुत है, क्योंकि कैपिटल होने के बाद भी हमारे सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म हैं। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र, यह क्षेत्र अनुसूचित जाति SC के लिए सुरक्षित है। इसमें अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर जैसे पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। चलिए सुनते हैं यहाँ से सांसद अजय टमटा जी को। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से देश की आज़ादी के 70 साल के बावजूद भी जो सामने हमारे विपक्ष है, उनको कई अवसर मिले, मगर उन सब गरीबों के वोटों को लेकर उन्होंने लंबे समय तक सरकारें तो बनाई, मगर उनकी मूलभूत सुविधाओं से हमेशा उनको वंचित रखा। यहाँ तक कि उनके घरों की चिंता छोड़, उनके भोजन की चिंता छोड़, विभिन्न प्रकार के जो उनके कष्ट थे, जो जिनको सरकार की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों को कभी भी उन्होंने आगे नहीं रखा। मगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के सरकार के बाद लगातार उस दिशा में अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को आवास, गैस चूल्हा, शौचालय, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को देने का काम किया है और उस दिशा में बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिला है। और उसी का अवसर है कि उस गरीब जनता ने बहुत दिल खोल करके नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना पूरा दिल दिया है, अपना सम्मान दिया, और इसीलिए ऐतिहासिक बजट का परिणाम सामने दिख रहा है। माननीय मोदी जी की सरकार को देखने को मिलता है। मैं, क्योंकि वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं और पहले जब रक्षा मंत्री थी, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, अति प्रसन्नता हो रही है। मेरा लोकसभा क्षेत्र जो नेपाल, चाइना, तिब्बत का बॉर्डर है, धारचूला क्षेत्र, मेरे लोकसभा क्षेत्र में धारचूला क्षेत्र जो बॉर्डर में है, और उसका भी जो लिपुलेख क्षेत्र है, उसमें जाने का अवसर माननीय रक्षा मंत्री के नाते उन्होंने उस क्षेत्र में आने का अवसर दिया। ये अपने आप में बड़ा अवसर है। इसलिए जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार पिछले समय से काम कर रही है और आगे भी बजट दिया है, मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा अवसर और देंगे, क्योंकि बहुत कम समय आपने दिया, और मैं छोटी छोटी बातें सीधे पॉइंट पर रखूंगा। इसमें हरिद्वार और आसपास के शहरी ग्रामीण इलाकों को शामिल किया गया है। चलिए सुनते हैं हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। जो राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस है, इसमें इसका प्राविधान किया गया है, जो बेहतर जोखिम आकलन और संसाधन आवंटन में मदद करेगा। तीसरा जो विषय है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF का गठन राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित आपदा प्रतिक्रिया कर्मियों को तैनात करने की अनुमति देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य की जो परिस्थितियां हैं, वो स्थानीय जो प्रशासन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। निश्चित रूप से इसको राज्य को इसका तैनाती का अनुमति देने से इससे तमाम जो देश के राज्य हैं, पूरे देश को इसका लाभ होगा। और विशेष रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर के राज्य हों, वहाँ पर आपदा प्रभावित स्थान अक्सर बहुत दुर्गम होते हैं, और जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं तो कई बार वहाँ का जो नेटवर्क है वो भी प्रभावित होता है। सड़कें टूट फूट जाती हैं और उन पर आना जाना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर हवाई सेवाएं भी उस समय बाधित हो जाती हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि जोखिमों का जो आकलन है और संसाधन आवंटन करने में ये आपदा डेटाबेस के आधार पर निश्चित रूप से प्रतिक्रिया बल जो हैं उनको
मदद मिलेगी। जो शहरी योजना का प्रावधान किया गया है, ये शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थानीय स्तर पर योजनाओं को तैयार करेगा और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। जो व्यवस्थाएं हैं उनको विकेंद्रित करने इसमें किया गया है। मैं समझता हूं कि विकेंद्रित करने से अधिकतम जो सामाजिक संगठन है, जो हमारा प्रतिक्रिया बल है, उसको इसमें इन्वॉल्व करके और जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी और उससे जो स्थानीय आवश्यकताएं, जो ज़रूरत होती है स्थानीय आधार पर, वो ध्यान में रख करके ही और योजना आगे बनाई जाएगी। उससे जो प्रभावित जो लोग हैं उनको उससे मदद मिलेगी। किसी सांसद को सुनने के लिए लोग दीवाने हो जाते हैं, तो कई सांसद ऐसा भाषण देता है जो सभी को चौंका कर रख देता है। एक सांसद ही है जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर रखता है। आपको इन 5 सांसदों में से कौन से सांसद ज़्यादा पसंद आए और क्यों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।